A very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हमने यू पीजीटी का केमिस्ट्री बैच चलाया हुआ है जिसमें पीजीटी ओपीजीटी का ऑर्गेनिक बैच पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अभी तक 18 लेक्चर पूरे कर लिए हैं। आज हमारा 19th लेक्चर है। हमने उन 18 लेक्चर में पूरा कंप्लीट जीओसी खत्म कर लिया है। आपको उनमें हमने जो 18th लेक्चर पहले हुए हैं उनमें हमने जीओसी खत्म किया और जीओसी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जीओसी पढ़ा है। वो जीओसी जो हमने पढ़ा है उससे आपका जीओसी का कोई भी क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं और साथ ही साथ आपको आगे बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस जीओसी से। तो वो जीओसी आपको देखना है। अगर किसी ने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो लेक्चर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, ठीक है ना। 1 to 18 का पूरा सीरीज है, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है ना। जस्ट यूट्यूब पे जाके हमारी प्लेलिस्ट है वहाँ पे, ठीक है ना, हमारे चैनल पे वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है यूपी पीजीटी के नाम से, वहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो जीओसी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो जीओसी है वो यूपी पीजीटी जो आपका यूपी एसएसबी वाला जो पीजीटी था वो, और जो अभी आपका यूपीएससी का जो जीआईसी वाला जो पीजीटी आया है, ठीक है ना, जो पीजीटी आया है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज वाला जो पीजीटी आया है उस पीजीटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपका जो जेईई होता है, ठीक है ना, आईटीजेई होता है और नीट होता है और नेट होता है, ठीक है ना, गेट एंड ऑल अदर एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जाम होते हैं केमिस्ट्री के एंट्रेंस एग्जाम, और उसी के साथ साथ 11th 12th बीएससी एमएससी और वही एमएससी के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम, वो चाहे बीएचयू का हो, चाहे डीयू का हो, चाहे जेएनयू का हो, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे वो, तो आपको वो देखने हैं। ओके ओके। और हाँ, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी नेट का एग्जाम दिया है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनका जो स्कोर कार्ड्स है वो आ गए हैं, आप अपने स्कोर्स देख सकते हो, ठीक है ना। CSIR नेट वाला एग्जाम जिसने भी दिया था वो अपने स्कोर्स देख सकते हो। अभी मेरिट लिस्ट यानी कि कट ऑफ अभी नहीं आई है, बस अभी आपका स्कोर कार्ड आया है और इससे पहले आपकी जो आंसर की आई थी, आई होप आपने वो मिला ली होगी। तो अपना स्कोर कार्ड देखो और आई होप आपका GRF होगा, ठीक है ना, डेफिनेटली होगा अगर आपने अच्छे से पेपर दिया होगा, अपना आपने अच्छे से तैयारी की होगी। सो लेट अस स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं जो ये हमारा बैच है इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही फंटेस्टिंग आपका लेक्चर्स होने वाले हैं। एंड ये लेक्चर्स आपको, जैसे कि मैं बता दूं, यूपी पीसीएस पीटी का जो एग्जाम होता है, यूपी पीजीटी, इसी के साथ साथ ये यूपीएसएसबी वाला पीजीटी है, एसएसबी वाला, और जीआईसी वाले में चाहे वो एनबीएस हो, चाहे वो टीजीटी हो, ठीक है ना, और चाहे फिर वो आपका नीट हो या जेईई हो या नेट हो या गेट हो एंड ऑल अदर केमिस्ट्री एग्जाम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाले हैं। इन वाले जो ये एग्जाम होते हैं इनके लिए तो ये वरदान है, वरदान ब्रह्मास्त्र है इन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो आपको ये लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से देखने हैं। सो लेट अस स्टार्ट रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बाद में हम कैसे कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम उसमें पढ़ेंगे और कैसे कैसे उन्हें पढ़ेंगे। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है ना। हम बिल्कुल नीचे से लेके चलेंगे और ऊपर वाले यानी कि जीरो से हीरो आपको बना देंगे। और ये वो टॉपिक है जिस टॉपिक से अक्सर लोग, बच्चों को डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है रिएक्शन मैकेनिज्म से। क्योंकि होता क्या है, हम स्टार्ट कर देते हैं SN1 SN2, ठीक है ना, और सीधा चले जाते हैं रिएक्शन या सीधा नेम रिएक्शन पे चले जाते हैं, रीजेंट पढ़ने लगते हैं सीधा, और हमें एरो तक का कंसेप्ट नहीं पता होता है। तो इसलिए मैं यहाँ आपको बेसिक टू एडवांस पूरा लेके जाऊंगा, ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी बातें होगी जो मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आपको आती है, जो बहुत ही बेसिक बातें होगी। अदरवाइज मैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से आपको लेके चलने वाला हूँ। एंड प्लीज काउंट ऑन मी कि आज के बाद आपका जो ये टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये टॉपिक आपका बिल्कुल बेस्ट, आपका बिल्कुल
प्यारा टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। आपको इस टॉपिक से प्यार हो जाने वाला है, जिससे आपकी आज तक दुश्मनी थी, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे कैसे रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बात देख लेता हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। और उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है, देखो आपको जैसे कि पता भी है रिएक्शन आप यहाँ पे सभी एमएससी और बीएससी और कम से कम 12th किए हुए या आप 10th किए हुए तो यहाँ पे हो। और क्योंकि 10th क्लास से आप पहले चैप्टर 10th क्लास में है रिएक्शंस का, तो रिएक्शंस का तो आपको पता ही होगा क्या होती है रिएक्शन। इसमें एक रिएक्टेंट होता है, ठीक है। रिएक्टेंट पे कोई रिएजेंट होता है, कोई भी रिएजेंट हो सकता है, कोई रिएजेंट होता है, ठीक है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। वो फिर इंटरमीडिएट बनाते हैं या ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं और इसके थ्रू फिर ये प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। आप सीधा लिख देते हो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये आपकी एक जनरल टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। ऐसा अगर मैं मान के चलूं, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। आप एक रिएक्टेंट लेते हो, रिएक्टेंट पे आप रिएजेंट का अटैक कराते हो, फिर उससे एक इंटरमीडिएट एक बीच की अवस्था बनती है, जिसे हिंदी में मध्यावधि कहते हैं। ये मध्यावधि बनता है जो बहुत ही क्षणिक होता है, अगर मैं हिंदी में बात करूँ, ठीक है ना। बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पे बनता है और फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप से अगर मैं बताऊं तो ये होती है एक जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म, सॉरी जनरल रिएक्शन। तो ये एक रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज द मीन ऑफ मैकेनिज्म ओवर हियर, कि मैकेनिज्म होता क्या है। तो ये रिएक्शन जिस भी टाइप से हुई है, जिस टाइप से हुई है, इसमें छोटे छोटे पार्ट जो हुए हैं, किसने कहाँ पे अटैक मारा है, कौन कब कहाँ से रिमूव हुआ है, कौन कब कहाँ से जुड़ा है, कौन सा बॉन्ड टूटा है और कौन सा बॉन्ड बना है। आपको पता है ना जनरली होता क्या है रिएक्शंस में, जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और जो नए बॉन्ड होते हैं वो बनते हैं। बस उन जुड़ने और बनने का जो मेथड होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उसके बेसिस पे जो आपकी रिएक्शंस होती है वो डिवाइडेड हो जाती है और वहां पे सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बेस पे आपकी रिएक्शंस डिवाइड हो जाती है। तो जो आपका इस रिएक्शन के अंदर जो भी होगा, जो बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जो भी होगा या आपका इंटरमीडिएट जो बनेगा, उस वो यानी कि जो वो टोटल प्रोग्राम होगा, वो जो हम टोटल प्रोग्राम करेंगे, जो टोटल कार्यक्रम करेंगे, वो ही कहलाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। समझ में आया। तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका रिएक्शन मैकेनिज्म और ये ही हम पढ़ने वाले हैं और वेरियस टाइप। अब ध्यान से सुनो, अब रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूं और फिर हम सीधा चलते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है या जो रिएक्शंस होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो दो टाइप से पढ़ी जा सकते हैं। कितने टाइप से, दो टाइप से हम उनको पढ़ सकते हैं। कितने टाइप से पढ़ सकते हैं जी, दो टाइप से पढ़ सकते हैं। पहला तो क्या होता है, जो हम रिएक्शंस पढ़ते हैं वो कोई एक सबस्ट्रेट लेके चलते हैं। क्या करते हैं, कोई एक सबस्ट्रेट लेके चलते हैं और उस सबस्ट्रेट पे डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ते हैं, उसकी सभी ऑल रिएक्शंस पढ़ते हैं, उसकी सारी रिएक्शंस हम कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं। मींस एक कोई सबस्ट्रेट ले लिया, जैसे कि एक एल्कोहल ले लिया या एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है ना, या आपका कीटोन ले लिया, ठीक है ना, यहीं पे या ईथर ले लिया, ठीक है ना। हम ऐसे कोई भी एक सबस्ट्रेट ले लेते हैं और उस सबस्ट्रेट पे डिफरेंट सारी रिएक्शंस हम पढ़ते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। डिफरेंट की SN1 पढ़ ली, SN2 पढ़ ली, ठीक है ना, एलिमिनेशन उस पर पढ़ ली, रिएजमेंट, सब कुछ रिएक्शंस हम उसके एक बार में काउंट पढ़ते हैं। एक मेथड तो ये होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, हम कोई भी एक रिएक्शन टाइप लेते हैं, कोई भी एक रिएक्शन टाइप लेते हैं और उस रिएक्शन टाइप के अंदर हम सारे ऑल टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट लेते हैं। सबस्ट्रेट मीन्स डिफरेंट सबस्ट्रेट लेते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन मैकेनिज्म, हमने कोई भी एक रिएक्शन लिया, मान लिया हम एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं और एडिशन में भी हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ रहे हैं मान लिया, तो इसके अंदर हम सारे सबस्ट्रेट 1 by 1 लेते हैं। समझ में आ रहा है, 1 by 1 सारे सबस्ट्रेट लेते हैं। और ये जो मेथड होता है ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है रिएक्शन मैकेनिज्म को पढ़ने का, ठीक है ना। रिएक्शंस को पढ़ने का सबसे अच्छा मेथड मैं ये मानता हूँ। क्यों, क्योंकि आप एक प्रॉपर रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो, फिर उसके बारे में उसमें अलग अलग एक सबस्ट्रेट को आप इंट्रोड्यूस कर देते हो। लेकिन अगर आप यहीं पे इसे पढ़ो, आप एक सबस्ट्रेट ले लो, उस पर आप एक रिएक्शन पढ़ोगे, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद में आप दूसरी रिएक्शन उसके ऊपर अप्लाई करोगे, तो आपको पहले उस रिएक्शन के बारे में जानना होगा, फिर उस रिएक्शन के बारे में जानना होगा, फिर तीसरी रिएक्शन के बारे में। तो आपको एक ही सबस्ट्रेट पे थोड़े से टाइम में बहुत सारी रिएक्शनों का ज्ञान होना चाहिए, जो आपके लिए थोड़ा मीन्स
ज्यादा टिपिकल हो जाता है और अच्छा भी मेथड नहीं होता ये पढ़ने का, लेकिन ये मेथड बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना। तो हम इस मेथड से आपका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, समझ में आ रहा है जी, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन टाइप लेंगे और उसमें सभी जितने भी उसके सबस्ट्रेट, जिस जिस सबस्ट्रेट में वो रिएक्शन हो सकती है वो सब सबस्ट्रेट हम वहां पे लेंगे। तो ये हम पढ़ने वाले हैं, समझ में आ रहा है, इस टाइप से हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर आपको समझ में आया तो अब मैं आगे चलता हूं और हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। वैसे तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है रिएक्शन मैकेनिज्म, लेकिन मोटी तौर पे अगर हम देखें, ठीक है ना, ऊपर से हमें देखें तो हमें कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाली है। वैसे तो जो उनमें एक एक रिएक्शन होगी उसमें काफी कई लेक्चर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होगी, अलग अलग टाइप की वो रिएक्शन होती है, ठीक है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, समझ में आ रहा है। तो देखो, इसमें जो हमारा एक लेक्चर होगा, जो आज लेक्चर या इससे आज जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। मींस हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक्स की क्या क्या कैसे कैसे होता है। मींस आपका इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपकी आएगी वो आएगी कंसेप्ट ऑफ एरो। देखो, जनरली हम क्या करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ लेते हैं, हम रिएक्शंस नेम रिएक्शंस भी पढ़ लेते हैं, हम रीजेंट भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें एरो का कंसेप्ट ही नहीं पता होता कि एरो किधर से किधर लगता है और कैसे एरो लगता है, ठीक है ना। और अगर हमें एरो का कंसेप्ट नहीं आता तो आप को मैं कह सकता हूं कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं कर सकते, क्योंकि बिना एरो के रिएक्शन मैकेनिज्म करना गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो एरो का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। और मोस्टली हम जो यहाँ पे ये कभी एरो की बात करेंगे, उस एरो की बात करेंगे जो आपका रीजेंट जब आपका अटैक मारता है तो उस एरो की हम मोस्टली बात करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो कंसेप्ट ऑफ एरो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो हम पढ़ते हैं, दूसरी चीज जो हम इसमें पढ़ते हैं, इसी के अंदर दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म में, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो होती है आपकी एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शंस। देखो जी, जनरली होता क्या है, जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, हम बीच में हम लास्ट में जाके कहते हैं कि वर्क अप कर दिया, ठीक है ना, कहीं पे हम नाम लेते हैं वर्क अप कर दिया, कहीं पे हम कहते हैं एसिडिक प्रोटॉन, कहीं क्या हम कहते हैं कि बेस आया और बेस हाइड्रोजन को लेके चला गया, कहीं पे वही बेस कोई बेस आता है और वो न्यूक्लियोफाइल के जैसे रिएक्ट करता है। तो हम वहां उन चीजों को क्या करते हैं, रट्टे मारने लगते हैं या कुछ ऐसे समझ लेते हैं कि ऐसे ही होता होगा, ठीक है ना। तो वो ऐसे नहीं होता। उसके लिए हमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी होती है वो एसिड बेस रिएक्शन पढ़नी होती है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो छोटा सा टॉपिक, ठीक है ना, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसे समझना बहुत जरूरी होता है, समझ में आया ना। हम फिर प्रोटोमेरिज्म पढ़ते हैं, वहां पे भी इसे पढ़ना बहुत जरूरी होता है, समझ में आ रहा है। एसिड बेस रिएक्शन, यहीं पे हम एसिड और बेस के टाइप्स पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और यहीं पे हम बेस और न्यूक्लियोफाइल के बीच डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है ना, यहीं पे हम सब कुछ देखेंगे। इसी में हम न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना देख लेंगे कि कैसे पहचानेंगे कौन न्यूक्लियोफाइल है और कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये हम बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला लेक्चर जो आज का लेक्चर है वही हमारा होने वाला है। दूसरा फिर उससे बाद में जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम एडिशन रिएक्शंस। क्या स्टार्ट करेंगे, एडिशन रिएक्शंस। और एडिशन रिएक्शन में जैसे आपको पता है हम वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है जी। हम सब टाइप की वहां पे रिएक्शंस पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक हम रिएक्शंस को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तीसरे में जो हम पढ़ेंगे, फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या पढ़ेंगे, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, और इन्हें भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन एंड सो ऑन सो फोर्थ, समझ में आ रहा है। तो हम सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बहुत अच्छे से वहां पे पढ़ेंगे। फिर हम नंबर 4 पे पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस, और फिर इनके वेरिएंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि सबस्टिट्यूशन वाया एलिमिनेशन, एडिशन, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। और फिर हम नंबर 5 पे हम पढ़ने वाले हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। रीअरेंजमेंट को हम जनरली इस साइन से भी डिनोट करते हैं, रीअरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिर हम वहां पे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम नंबर 6 पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस।
पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, ठीक है ना। और नंबर 7 पे हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस आती है। वैसे जनरली इसे तो हम अलग से ही पढ़ेंगे पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस को, ठीक है ना, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर फिर आती है आपकी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो ऐसे ये आपका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। तो आप देख रहे हो ये सब हम रिएक्शन मैकेनिज्म के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो ओके, हम अब इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एरो। एरो का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। ये हमारा सबसे बेसिक होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। अगर ये चीज हमें नहीं पता है तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म कर नहीं पाते, ठीक है ना। तो एरो का कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो रहा है आज को, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ एरो। कंसेप्ट ऑफ एरो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ रिएक्शन मैकेनिज्म। सो इसमें मैं एक ही बात कहा करता हूं, बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपका जो एरो होता है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल को मैं डिनोट ऐसे करूंगा, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की ओर हमेशा आपको एरो लगाना है। मीन्स आपको एरो हमेशा मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर लगाना है, ठीक है ना। जनरली जो आपका ऐसे आप एरो लगाते हो, इस एरो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन इनरिचमेंट होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है ना। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर आप हमेशा क्या लगाते हो, एरो लगाते हो। यानी कि न्यूक्लियोफाइल होता है मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, और इलेक्ट्रोफाइल होता है लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला। मीन्स आप न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की ओर एरो हमेशा यूज करते हो, ठीक है ना। चलो अब इसी के ऊपर हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपका है, आप ले लो H+ और ले लो Cl-, ठीक है ना। इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, इन जनरल। तो देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पे आपका प्लस साइन है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। और एरो आप इधर से इधर ऐसे लेके जाओगे तो बनेगा क्या, जो Cl है वो H से आके जुड़ जाएगा और बन जाएगा HCl। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब आप क्या कहोगे कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं क्या वो वही होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, क्या इलेक्ट्रोफाइल वही होते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं यहीं पे बात करूं NH3 की, किसकी बात करें हम यहाँ पे, NH3 की बात करें, जस्ट वेट अ सेकेंड, हम यहाँ पे बात करें NH3 की, ये है आपके पास NH3 और इसके पास हम लेके आए BH3 को, ठीक है ना। इसको हम लेके आते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब आप यहाँ पे कहोगे कि किसी के पास माइनस और प्लस तो है ही नहीं, तो कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन न्यूक्लियोफाइल होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल चीज वो होती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। अगर मैं बात करूं बोरोन की बात करूं तो बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 5 होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। तो 1s2 2s2 2p1, जनरली 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपको BH3 के केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे H को 3 H उससे जोड़ने हैं, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइट यहाँ पे करोगे, अब 3 H यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो आप देख रहे हो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, मींस BH3 के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। अगर आप यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो बोरोन के, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो मींस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि ऑक्टेट रूल क्या बताता है कि आपके पास वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है ना। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि, और ऐसी चीजें जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो कहलाते हैं लुईस एसिड। क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड।
और अगर आप इसकी बात करोगे तो n के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसके पास लोन पेयर होते हैं उन्हें कहते हैं हम लुईस बेस। ये कंसेप्ट भी आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो यहाँ पे ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो आप एरो इधर से ऐसे लेके जाओगे और यहाँ से वहां पे इलेक्ट्रॉन दोगे तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो, बी एच एच एच, और इससे यहाँ पे जुड़ जाएगा एन एच एच एच, क्योंकि एन अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे रहा है तो एन के ऊपर प्लस और ये दे रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। कुछ इस टाइप का आपका एडिटिव सब्सटेंस बनेगा, एडिशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत है? चलो मैं यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा आपका चहेता एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जो एग्जाम्पल आप मेन ग्रुप में पढ़ते हो, ठीक है ना, बोरोन फैमिली के अंदर। देख लेते हैं एक बार उसको, एंड दैट इज द हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरोन हैलाइड। बोरोन हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस अगर हम बात करें, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरोन हैलाइड, तो हम जनरली बात करते हैं बोरोन हैलाइड की। तो बोरोन हैलाइड होता क्या है, मैं ले लेता हूं यहाँ पे BCl3, दैट इज Cl एंड Cl, दिस इज BCl3 एंड यहाँ पे आप इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो आप वाटर से रिएक्शन करा रहे होंगे इस टाइप से, और वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं जी लोन पेयर इस टाइप से, ठीक है। और BCl3 में बोरोन के पास होगा जी वैकेंट ऑर्बिटल। होगा क्या हाइड्रोलाइसिस के लिए, सबसे पहले जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक मारेगा। तो देखो आप एरो का कंसेप्ट समझो, एरो गया न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। तो इधर से इधर एरो आएगा आपका, तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो, Cl B Cl, और यहाँ पे आपका आके जुड़ जाएगा OH H, क्योंकि H ने अपना लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर प्लस आएगा, इसने लोन पेयर लिया तो इसके ऊपर आएगा माइनस। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से ये अभी कैसे निकला वो अभी आपको नहीं, वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में आगे जब चलेंगे जब आपको बता देंगे, ठीक है ना। ये यहाँ से HCl निकलेगा, जनरली निकलता कैसे, ध्यान से देखो, चलो बता ही देता हूँ। यहाँ से H इलेक्ट्रॉन दे के निकलता है और Cl इलेक्ट्रॉन ले के निकलता है और ये H पे अटैक मार देता है, ठीक है ना, क्योंकि Cl के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो फिर से देखो, इलेक्ट्रोफिलिक साइड से न्यूक्लियोफिलिक साइड से इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे गया और यहाँ से H को एब्स्ट्रैक्ट उसने कर लिया और बना क्या, BCl, ठीक है ना। और यहाँ से एक Cl निकलेगा और एक OH आके जुड़ जाएगा, कुछ इस टाइप से आपका मॉलिक्यूल बनेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैंने ऐसे ही Cl ले लिया, अभी मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं फिर से क्या करूंगा, इस पे एक H2O लेके आऊंगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, फिर एक और लेके आऊंगा यहाँ पे, मीन्स मैं ले लेता हूँ 2H2O और यहाँ से इन दोनों Cl को हटा देता हूँ, 2 OH यहाँ पे लग जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जो बोरोन ट्राइक्लोराइड था, बोरोन ट्राइहैलाइड था, वो आपका बदल चुका है बोरिक एसिड में। किसमें बदल चुका है, बोरिक एसिड में। तो यहाँ पे भी आपको एरो का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो एरो कैसे आप यूज करते हो, समझ में आया जी, कोई दिक्कत? चलो और एग्जांपल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। जितनी ज्यादा हम एग्जांपल्स देखेंगे, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही होता है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको वहां पे क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको प्रैक्टिस तो भर भर के करनी है, ठीक है ना, प्रैक्टिस भर भर के करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि अब तो ये मैं मुझसे आगे बस अब प्रैक्टिस नहीं करूंगा, प्रैक्टिस आपको भर भर के करनी है। चलो और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं N ट्रिपल बॉन्ड C- और प्लस HCO, इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं। तो देखो इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं इस वाले कंपाउंड की, ये क्या एक कार्बोनिल कंपाउंड है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इस कार्बन और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो जाएगी। क्या जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। और यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस से, देखो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये यहाँ पे अटैक मारेगा। जैसे ही यहाँ पे अटैक मारेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर जाएगा, क्योंकि और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो यहाँ पे जो कार्बन होगा उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी और पेंटावैलेंट कार्बन नहीं होता, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड तुरंत यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और बनेगा क्या, CHHO- और यहाँ से आप क्या आगे जुड़ जाएगा Cn। समझ में आया? तो कैसे आपने एरो को यहाँ पे यूज किया, कर लोगे, कोई दिक्कत? और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं यहां पे ले लूं H2O और इसकी रिएक्शन मैं करा दूं
HCO HC। तो देखो यहाँ पे आपको फिर से दिख रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, और ये आपका लोन पेयर है, यहाँ पे आके अटैक मारेगा, ये ऐसे जाएगा, तो होगा क्या, HOH, और ये जाके इससे जुड़ जाएगा HO माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। समझ में आ रहा है जी कैसे जुड़ा, कोई दिक्कत? ठीक है, और देख लेते हैं सिंपल सिंपल से, जैसे कि मैं कहूँ मेरे पास है HO माइनस और है H प्लस, क्या है H प्लस, तो होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके ऊपर प्लस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, मैं तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, एज इलेक्ट्रोफाइल, तो इधर से इधर आपका बॉन्ड जाएगा, वो सॉरी एरो जाएगा, तो बनेगा क्या, HOH, H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब फिर से क्या होगा, अभी मेरे पास H प्लस और भी होंगे, ठीक है ना, फिर से आप ध्यान से देख सकते हो, तो यहाँ पे O के पास क्या है, लोन पेयर, वो फिर से इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे जाके अटैक मारेगा, और बनेगा क्या आपके पास HOH, क्योंकि ये अपने लोन पेयर से दे रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन, ये आपका हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो आपको आई थिंक एरो का कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, आ रहा है आपको एरो का कंसेप्ट समझ में? अगर मैं यहीं पे ले लूं BH4, BH4 ले लूं, और यहाँ पे ले लूं आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड, ये होगा BH4 माइनस कार्बोनिल कंपाउंड, तो देखो फिर से देखो, यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम, तो इसके ऊपर प्लस आएगा, माइनस, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, यहाँ पे देखो माइनस है, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये अप जाएगा, बनेगा क्या, ध्यान से देखो, बनेगा क्या जी, यहाँ से BH4, ये किससे जाके जुड़ेगा, ये जुड़ेगा यहाँ से कार्बन से, और यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कर लोगे, तो ऐसे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लो आप, अगर मैं ले लूँ NH3 और इसकी रिएक्शन करा दूं मैं HCl के साथ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम, तो माइनस प्लस, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट, और यहाँ पे लोन पेयर होगा क्या, ये लोन पेयर अटैक मारेंगे यहाँ पे, और जो हेलोजेंस होते हैं Cl वगैरह, ये आपका अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, तो ये बाहर निकलेगा, बनेगा क्या, लिविंग ग्रुप वगैरह पे आप ध्यान मत दो, बस वो निकल जाता है, बाद में बात करेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या, NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस निकलेगा। समझ में आ रहा है जी, बोलो। इस बार मैं क्या करता हूँ, एक एल्कीन ले लेता हूँ और उसकी रिएक्शन करा देता हूँ HBr के साथ। ध्यान से सुनो, फिर से देखूंगा मैं, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइड, और ये क्या है, एल्कीन, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, तो ये क्या होता है जी, आपका डबल बॉन्ड है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये यहाँ पे अटैक मारेगा H के ऊपर, और Br बाहर जाएगा, तो बनेगा क्या, यहाँ से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपके पास है, ध्यान से सुनना, अब आपके पास बचा है Br माइनस, जो Br माइनस यहाँ से निकला था वो Br माइनस बचा है, फिर से इलेक्ट्रोफिलिक साइड माइनस, ये माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, कैसे, यहीं पे H को जुड़ा, यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा, वो अभी आपकी बाद की बात है, जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अभी बस आप समझ लो, ये कुछ ऐसे जुड़ेगा H, और एक साइड जुड़ जाएगा आपका Br। समझ में आ रहा है जी, कैमरे में आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, तो कुछ इस टाइप से आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे जुड़ेगा और यहाँ पे जुड़ेगा Br। अब तो आ रहा होगा, या परफेक्ट, समझ में आ रहा है जी, ठीक है। तो इस टाइप से आप एरो का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बोलो। ठीक है भाई, तो ये था आपका एरो का कंसेप्ट। एरो का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि आप न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की ओर कैसे जाओगे, और आपको अभी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में भी चीजें समझ में आ रही होगी। चलो और आगे चलते हैं, अभी जब हम एसिड बेस रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसमें नेक्स्ट एसिड बेस रिएक्शन। देखो जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जिनको ये चीजें पता है या तो वो स्किप कर सकते हैं या वो लोग इसे इंटू टू की स्पीड में देख सकते हैं। वैसे अगर आप पढ़ोगे देखोगे तो आपको कुछ नई चीजें ही यहाँ से मिल सकती है, इसलिए आपको देखना होगा। देख सकते हो आप, क्योंकि ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस होती क्या है। ध्यान से आपको पता ही होगा कि अगर एक एसिड और बेस को हम एक साथ मिला दे, ध्यान से देखो, अगर एक एसिड और बेस को एक साथ मिला दे तो एसिड जनरली क्या होते हैं, एसिड होते हैं H+ या आप कह लो प्रोटॉन डोनर। इनका काम ये होता है कि H+ देना, ये इनका जन्म ही इसलिए हुआ है H+ देने के लिए, ये ठीक है, H+ देने के लिए जाने जाते हैं। और जो बेस होते हैं वो H+ को लेने के लिए जाने जाते हैं, मीन्स एक्सेप्टिंग H+, ये H+ को एक्सेप्ट करने के लिए जाने जाते हैं, ये H+ को एक्सेप्ट करते हैं। समझ में आ रहा है, मोर एसिडिक जो H+ होता है उसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और जो ये रिएक्शंस होती है एसिड बेस रिएक्शन, वो आपकी होती है फास्ट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है, फास्ट रिएक्शन ये होती है। कैसी रिएक्शन होती है जी, फास्ट रिएक्शन होती है एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेस की और एसिड की अलग अलग की, हम यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अगर कुछ एसिड्स की बात करूं तो एसिड जनरली आपको जैसे कि H2SO4 दे दिया, ठीक है ना, आपको PTS से दे दिया, आपको CH3 पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना, आपको CH3COOH दे दिया, या आपको खाली ओनली H+ लिख के दे दिया, या आपको H3O+ लिख के दे दिया, ऐसे दे सकता है, या आपको H2OH+ ऐसे लिख के दे सकता है। ये सब क्या होते हैं, एसिडिक मीडियम्स होते हैं। समझ में आ रहा है, इन सब का काम क्या है, H+ देना है जनरली। अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो जो आपके बेस होते हैं, बेस जनरली बेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, बस बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है H+ को एक्सेप्ट करना। ये H+ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एरो ये एरो नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये H+ को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं H+ को। समझ में आ रहा है जी, कोई दिक्कत, ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन के, कि कैसे एसिड बेस रिएक्शन आपकी होती है। ठीक है, ध्यान से जनरल देखना, मैं एक जनरल रिएक्शन यहाँ पे ले रहा हूं, जैसे कि आपके पास है HBr है, ठीक है, और यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे एक बेस है, तो बेस क्या करता है, H+ को ऐसे ले लेता है, ये बाहर निकल जाता है। मीन जनरली जो बेस होते हैं वो H+ को लेने ही आए हैं, और जो एसिड्स होते हैं वो H+ को देने आए हैं, मीन्स इनका यही काम होता है। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं कि एसिड्स के क्या क्या काम होते हैं, एक तो आपने पढ़ लिया कि जनरली H+ देने आते हैं, ठीक है ना, ये तो आपकी बात सात्विक सत्य है, ये तो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया आपके लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं देखूं क्या क्या यूजेस रिएक्शंस में इनके होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज आते हैं, अगर ऐसे देखूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। मैं सबसे पहले बात करता हूँ एसिड्स की, मैं एसिड्स की। तो एसिड में पहले अगर मैं टाइप की बात करूं तो जनरली दो टाइप के एसिड्स होते हैं, एक तो वीक एसिड और एक आपके हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना। जैसे कि H2SO4 HCl वगैरह क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन यहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहीं पे अगर मैं CH3COOH वगैरह की बात करूं तो ये वीक एसिड हो जाते हैं। HCOOH वगैरह की बात करूं तो ये सब वीक एसिड है। जो कार्बोनिक एसिड्स होते हैं वो जनरली वीक एसिड्स होते हैं। समझ में आ रहा है,
ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो चलो मैं इसकी यूजेस देखता हूँ एक बार, एसिड के कहाँ कहाँ पे रिएक्शन में और कैसे कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले तो जो हमने कहा कि ये जो है H+ देता है, पहले तो मैं उसकी बात कर लूँ, ये क्या करता है, H+ देता है। तो चलो जनरली अगर मैं एक रिएक्शन ले लूँ, ROH इन जनरल रिएक्शन है, अगर आपको समझ में ना आए तो आप ज्यादा दिक्कत मत मानना। मानिए यहाँ पे Br- है, क्या है Br- और H+ है। Br- एक न्यूक्लियोफाइल है, H+ आपका एसिड है यहाँ पे। तो होगा क्या, आपको पता है जैसे कि ROH में जो O है उसके पास लोन पेयर है, तो ये H+ को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करता है, H+ को यहाँ से ले लेता है और बना क्या लेता है, ROH मीन्स ROH2+ बना लेता है। ठीक है, और ये अभी के लिए आप ध्यान से समझो, जो OH2 होता है, अगर H2O कहीं भी H2O+ बन जाए, ऑक्सीजन, ध्यान से सुना, जो ऑक्सीजन होता है, ये जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में मैं बता दूं, ये होते हैं सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। आप फोन से याद रख सकते हो, इसके नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके नीचे सल्फर, ये सब आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। ठीक है, जनरली करते क्या है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस बॉन्ड को ब्रेक करके, और H2O बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाता है और आपका बन जाता है R+। समझ में आ रहा है। अब जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, यहाँ पे अटैक मारता है और RNU बना लेता है। Br- है तो Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ से समझ में आओगे कि एसिड कैसे H+ देने का काम करते हैं। वो यहाँ पे खाली H+ भी लिख सकता है, वो यहाँ पे H2O H+ भी लिख सकता है, वो यहाँ पे कोई एसिड भी दे सकता है, ठीक है ना, वो यहाँ पे H3O+ भी लिख सकता है। समझ में आ रहा है। तो इन सब का क्या है, बस ये H+ देंगे, कोई आके बेस आएगा, इन्हें H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे ये एज अ बेस भी बिहेव कर रहा है ना, देखो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये लोन पेयर इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सेप्ट कर, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी एक टेंडेंसी ये भी आ जाती है कि जो ROH होता है, जो वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको जोड़ना है Br को, तो ये OH जो है अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, यहाँ से बाहर नहीं निकलता, तो उसे अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने के लिए H यहाँ पे आके जुड़ जाता है और फिर ये यहाँ से निकल के कार्बोकेटायन फॉर्म कर लेता है। समझ में आ रहा है। तो एसिड का कितना बड़ा रोल होता है यहाँ पे, तो H+ देता है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे आपने दो चीजें पढ़ ली, एक तो ये H+ दे रहा है, दूसरा ये क्या कर रहा है, बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपने दो चीज पढ़ ली यहाँ पे, समझ में आ रहा है, बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरा आपका क्या होता है, तीसरा ये क्या करता है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाता है, उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाता है, या आप कह सकते हो उनकी एक्टिविटी को बढ़ाता है। कैसे, ध्यान से सुनना जी, कैसे, देखो अगर मैं बात करूं कार्बोनाइल कंपाउंड की, तो कार्बोनाइल कंपाउंड कुछ ऐसे होते हैं, मैंने अभी बताया, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव। तो जहां यहाँ पे जो ये वाला सेंटर होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। कैसा सेंटर है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब अगर मैं यहीं पे बात कर दूं, इस कंपाउंड की बात करूं, तो देखो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे जो ये O प्रेजेंट है, ये प्लस आर के थ्रू इसे रेजोनेंस से क्या करेगा, इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है उसे कम कर देगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर देगा, तो ये यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। इस टाइप के कंपाउंड को मोर इलेक्ट्रोफिलिक बनाने के लिए एसिड काम में आता है। अब यहाँ पे जो H+ होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे होगा क्या, सबसे पहले जो इस O के पास लोन पेयर है, वो इस लोन पेयर से इन H को एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा क्या, ROH प्लस HOH। ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पे ये क्या था, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक था, लेकिन अब यहाँ पे देखो O की जो पहले इलेक्ट्रॉन, O क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव था, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, लेकिन अब O पे प्लस आ गया, तो उससे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी और बढ़ेगी, तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, मींस इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये किस काम आता है, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कह लो या आप एक्टिविटी कह लो, या उनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाने के काम भी आता है। तो ये था आपका इसका तीसरा इंपॉर्टेंस। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस नंबर 4 की, तो वो इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से सुनना जी, क्या होगा वो, तो देखो जैसे कि इस वाले केस में मैंने क्या करा था, यहां से इस एसिड का इसने क्या करा था, H+ ले लिया था, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोनेशन।
नेशन, यानी कि यहाँ पे हुआ क्या, जो ये एल्कोहल था, इस एल्कोहल का वो इस एल्कोहल ने उस H को लेके अपना प्रोटोनेशन कर लिया, मीन्स प्रोटोन को एक्सेप्ट करना प्रोटोनेशन कहलाता है। तो उसका प्रोटोनेशन हो रहा है। तो पहला हमने प्रोटोनेशन पढ़ा, ठीक है ना, एक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे बढ़ाता है वो पढ़ा। अब हम इसका तीसरा प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि H+ को किस टाइप से ये डोनेट करता है और उस पर रिएक्शंस करता है, वो हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं यूज नंबर 4 और एप्लीकेशन नंबर 4, एंड दैट इज इफ आई हैव अ फिनोल कंपाउंड, लेट्स से आई हैव फिनोल, मान लिया यहाँ पे मेरे पास क्या है, फिनोल है इस टाइप से, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसके पास CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड ले रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कोई बेस है। तो जनरली इस रिएक्शन में होगा क्या, सबसे पहले ध्यान से देखो, बेस है तो बेस करता क्या है, यहां से फिनोल का जो H है, फिनोल का जो H होता है वो एसिडिक होता है, इस H+ को ले लेगा, और ये H+ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा फिनोक्साइड आयन, क्या बनेगा, फिनोक्साइड आयन कह सकते हो आप। तो ये फिनोक्साइड आयन बन जाएगा O-, समझ में आ रहा है। तो यहां से जो ये एसिडिक एस था वो क्या हुआ, इस बेस ने एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स यहां से इसे खींच लिया, अपने पास ले लिया। अब ध्यान से सुनो, विड्रॉ कर लिया उसने। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो ये एसिड था उस एसिड ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन को डोनेट करा। तो प्रोटॉन डोनेशन का काम कैसे करता है समझ में आया। इससे आगे अब देख लेते हैं। और एरो देखो, एरो कहां से गया, ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है, तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का, न्यूक्लियोफिलिक है नहीं तो मैं जनरली न्यूक्लियोफाइल कह रहा हूँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहां पे। तो ये इधर से इधर जा रहा है, मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से वो सॉरी मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ओर एरो जा रहा है। देखो ध्यान से समझ आ रहा है। चलो अब यहाँ पे देखना एरो का आप कंसेप्ट। अब यहाँ पे मेरे पास है CH3COCl। अगर आप देखोगे तो वहां पे ऊपर है माइनस, वो आपका न्यूक्लियोफिलिक साइट है, और यहाँ पे देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। तो होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक मारेगा, ये O अप जाएगा। ध्यान से समझो, अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में हम इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे तो बस मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे। तो होगा क्या, यहाँ पे O इस CO से आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा O-, और यहाँ से हो जाएगा CH3, और यहाँ से हो जाएगा Cl। समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे होगा। अब ध्यान से देखो, O का जो नेगेटिव है वो फिर से यहाँ पे आएगा, क्योंकि कीटोन ज्यादा स्टेबल होता है, और जब ये यहाँ पे आएगा तो ये जो यहाँ पे हेलोजन प्रेजेंट है वो एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, और बनेगा क्या, मैकेनिज्म को अच्छे से देखना जी। अगर मैं बात करूं, आप पीजीटी वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, नेट वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे तो क्या है, वहां पे तो आप जनरली क्या कर लोगे, क्योंकि वहां पे ऑप्शनल है, तो आप मैकेनिज्म कैसा बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म फिर भी बनाना चाहिए जिससे कि आपका प्रोडक्ट ठीक हो जाए। लेकिन एक आधा एरो वहां पे चलता है। लेकिन आपका जैसे GIC वाला एग्जाम है, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज वाला एग्जाम है जो UPPSC का भी निकला है, उसमें आपका डेस्क्रिप्टिव एग्जाम है जो मीन्स है, ठीक है, मीन्स डेस्क्रिप्टिव है, तो वहां पे आपको मैकेनिज्म अच्छे से आना चाहिए, एक एक एरो का मतलब पता होना चाहिए। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे COCH3, ये यहाँ पे आपका एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्टर। देखो ROCOR, समझ में आया। तो ये क्या बन जाएगा, आपका एस्टर बन जाएगा, और ये फिनोएस्टर आप कह सकते हो, फिनोएस्टर, समझ में आया, या फिनाइल मिथाइल एस्टर कह सकते हो। बताओ जी, समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से आपका एरो का खेल होता है। वैसे हम सब कुछ पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म, बस यहाँ पे आपको एसिड बेस कंसेप्ट और एरो का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से। वो बताओ आप, समझ में आ रहा है क्या। ठीक है भाई, तो आप इसे एक बार नोट कर लो, ठीक है जी। तो आपको एसिड के बारे में अच्छे से पता लगा होगा। अब मैं एक बार बेस के बारे में कुछ बातें देख लेता हूँ। बेस तो जनरली जो बेस होता है उसका जन्म ही हुआ है मोर एसिडिक H+ को खाने का। ये मोर एसिडिक H+ को खाता है भी। क्या करता है, मोर एसिडिक H+ को खाता है, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट करता है। जहां भी इसे H+ दिखा, ये H+ का भूखा है, जहां भी इसे H+ दिखा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन दिखा, उसे बस
उठा लेता है ये, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बेस क्या होता है। अब अगर मैं बेस की बात करूं तो मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, एक आपके वीक बेस होंगे और एक होंगे आपके स्ट्रोंग बेस। क्या होंगे, वीक बेस होंगे और आपके क्या होंगे, स्ट्रोंग बेस होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं NaH सोडियम हाइड्राइड, KH पोटेशियम हाइड्राइड, ठीक है ना, और KNH2 की बात कर लूं पोटेशियम एमाइड और NaNH2 की बात कर लूं, तो ये सब क्या है आपके वीक, क्या हुआ, स्ट्रोंग बेस है, सॉरी उल्टा हो गया, ये सब है आपके स्ट्रोंग बेस। इधर मैं लिख लेता हूं वीक बेस और यहां पे मैं लिख लेता हूं स्ट्रोंग बेस। ये सब है आपके स्ट्रोंग बेस, ठीक है। अगर मैं वीक बेस की बात करूं जैसे कि Na2CO3, K2CO3, NaHCO3, KHCO3, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आप कैसे कह सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह सकते हो, और ये आपका सोडियम कार्बोनेट। तो ये सब क्या है आपके वीक बेसिस है, कोई दिक्कत, ओके। और मैं इसे फर्दर पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, कैसे, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं हिंड्रेंस के बेसिस पे, कि हिंड्रेंस के बेसिस पे कैसे मैं इन्हें क्लासीफाई करता हूं, तो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो आपके हो जाते हैं नॉन हिंडर्ड बेस या लेस हिंडर्ड बेस कह देता हूं, लेस हिंडर्ड बेस, और एक आपके हो जाते हैं मोर हिंडर्ड बेस। अब ये हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, हिंडर्ड मतलब क्या है, जहां पे बड़े बड़े ग्रुप एक साथ जुड़े हो, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ हो, आप ऐसा कह सकते हो, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, मोर हिंडर्ड, ठीक है। वैसे हिंड्रेंस का कंसेप्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस का कंसेप्ट ही हम पढ़ेंगे। तो अगर मैं लेस हिंडर्ड बेस की बात करूं तो आपका NaOH बहुत ही अच्छा बेस है, बहुत ही कम हिंड्रेंस है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, तो NaOH। अगर मैं मोर हिंड्रेंस की बात करूं तो आपका एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे कि आप ले लो LDA, ठीक है ना, LDA ले लो। LDA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, लिथियम, सॉरी ठीक है ना, समझ में आ रहा है जी। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाता है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ठीक है ना, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड LDA। कोई दिक्कत। तो ये आपके बेसिस का कुछ क्लासिफिकेशन है। आप फिर से याद रखो कि बेस क्या है, दुनिया में जो बेस आया है वो H+ को खाने के लिए आया है, H+ मोर एसिडिक H को लेने के लिए आया है, खाने के लिए आया है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हम इस पे आगे विस्तार पूर्वक बात करेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे जो बेस होते हैं वो एज अ न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करते हैं, मीन्स हमें यहाँ पे देखना होगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी में क्या, वो हम टाइम आने पे देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, न्यूक्लियोफिलिक सबसे ज्यादा कौन है और कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, क्या उनके बीच वो रिलेशन होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बीच, ठीक है ना। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बेस पढ़ लेता हूँ। वैसे तो हम इंपॉर्टेंट बेस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हम बेसों के बारे में पढ़ेंगे जब हम इनोलेट केमिस्ट्री पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत बेसों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं NaOH की बात करूँ, एक बेस मेरे पास होता है NaOH, मेरे पास KOH बेस होता है, KH बेस होता है, SH होता है, ठीक है ना, NaH बेस होता है, समझ में आ रहा है, Na2CO3 वीक बेस है, K2CO3, KHCO3, NaHCO3, ठीक है ना। पिरिडीन, पिरिडीन कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है जी आपका पिरिडीन, ये आपका पिरिडीन। और पिप्राडीन, पिप्राडीन ये होता है, ठीक है, ये आपके पास बेस है, पेडाल, ये सब बेसिस है जी आपके पास, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। और आप ले सकते हो KH के साथ THF, KHF लिया, के लिया क्या मैंने, हाँ, KH के साथ आप THF ले सकते हो, ये आपका बेस है। तो ये सब आपके बेसिस है। वैसे मैं इनके बारे में अभी अच्छे से, हम इनोलेट केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या होता है, ये बेसिस कैसे कैसे बिहेव करते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं, ठीक है ना। और हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार इन्हें नोट कर लीजिए। चलो, अब यहाँ पे एक चीज आई थी कि एसिडिक प्रोटॉन की जो बेस होता है वो मोर एसिडिक प्रोटॉन को खाने के लिए आया है, ठीक है, मोर एसिडिक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो देख लेते हैं ये एसिडिक प्रोटॉन होता क्या है। एसिडिक प्रोटॉन
या आप इसे एक्टिवेटेड हाइड्रोजन भी कह सकते हो, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। और इसके बारे में तो आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट में भी आप इसे पढ़ते थे। और वैसे हमने इसे इनडायरेक्टली कहाँ पे पढ़ा है, कार्बोकेटायंस में पढ़ा है, जीओसी में हमने पढ़ा है। तो भाई मैं फिर से कहता हूँ, आप जीओसी के लेक्चर अच्छे से देखो। जीओसी देखो, हर लेक्चर आगे हम जो भी लेक्चर पढ़ने वाले हैं वहां पे जीओसी का नाम जरूर आएगा, इसलिए आपको जीओसी को बहुत ही गहनता से और बहुत ही अच्छे से देखना है, ठीक है। तो एसिडिक प्रोटॉन और एक्टिव हाइड्रोजन की हम बात करते हैं, क्या होता है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा, जो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा वही कहलाएगा एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन एटम जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हैं। मैं फिर से कहता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप याद रखना ना, फोन, ठीक है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। और इसके नीचे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसके नीचे सल्फर है, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही कंसीडर है, सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, ठीक है ना। इनसे अगर इनमें से किसी से भी अगर आपका क्या जुड़ा है, एच जुड़ा है, तो वो आपका क्या हो जाता है, एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है, या एक्टिव हाइड्रोजन हो जाता है। समझ में आ रहा है। चलो अब हम कुछ चीजों को आगे लेके चलते हैं, इन चीजों को। जैसे कि मैं बात करूं, अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आपने अगर जीओसी पढ़ रखा है तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है ना। मैं फिर से जीओसी का नाम ले रहा हूँ, जीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बात करूं RCO OH की, ठीक है, मैं इसमें बात करता हूं एसिडिक हाइड्रोजन की। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो ये H है, ये बहुत ही एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसे, एक तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है, और दूसरा यहाँ पे जो इस H को निकालने के बाद जो यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, वो स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस के थ्रू। कैसे, आप क्या करोगे, एक बेस लोगे, बेस क्या करता है, प्रोटॉन को खाने आया, बेस प्रोटॉन खाता है, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। कैसे बनेगा, RCO माइनस बनेगा। अब क्या होगा, सॉरी कार्बन आयन, गलती हो गई, ठीक है ना, यहाँ पे आपका एनायन बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो ये एनायन बन रहा है, ये एनायन स्टेबलाइज है इस रेजोनेंस थ्रू, यानी कि जो यहाँ पे ये ग्रुप है, ये -R इफेक्ट आपका लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, रेजोनेंस लगा रहा है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके, तो -R इफेक्ट लगा रहा है, मींस इसे स्टेबलाइज कर रहा है। तो यहाँ से जो ये H निकला है, ये बहुत ही एसिडिक हाइड्रोजन है। क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आपको एसिडिक हाइड्रोजन का कंसेप्ट समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, ठीक है भाई। यहीं पे अगर मैं बात करूं ROH की, ROH, मैं बात करूं RSH की, ठीक है ना, थायो अल्कोहल, सॉरी आपका अल्कोहल है। तो ये देखो H किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। H किससे जुड़ा है, सल्फर से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो ये सब क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, ये आपके एक्टिव हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है, समझ में आया। चलो मैं आपको एक स्टेप और ऊपर लेके चलता हूं। वैसे हम इन चीजों को जीओसी में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमारा ये सब चीजें जीओसी में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। वहां पे मजा काफी आया था, क्योंकि हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें बताई थी। फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं ले लूं यहाँ पे एक एल्काइन, ये एल्काइन ले लेता हूं, ठीक है ना, और एक मैं ले लूं एल्कीन यहाँ पे, हाँ ये एल्किन ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, और एक ले लेता हूं मैं एल्केन। अब मैं हाइड्रोजन की बात करूं यहाँ पे, तो ध्यान से देखना, ये इन तीनों में ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ये उससे कम एसिडिक होगा, ये तो भाई एसिडिक है ही नहीं, ठीक है ना। एसिडिक हाइड्रोजन कैसे है, तो ध्यान से सुनो। मैंने कहा था जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, जहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उतना जो हाइड्रोजन है वो क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा। एक्टिव, ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो s कैरेक्टर होता है वो 50% होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp2 में जो s कैरेक्टर होता है वो 33% होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो s कैरेक्टर यहाँ पे sp3 है, और s कैरेक्टर आपका 25% होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मींस यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये क्या करेगा, H सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इससे कम उससे कम, तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, उससे कम ये, उससे कम ये। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो s कैरेक्टर पे आप ध्यान दोगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आप इसे एक बार नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। इससे नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूं,
जो आपका बहुत ही प्यारा सा होता है, रीअरेंजमेंट में भी हम इसे बहुत पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक्टिव मिथाइलिन नाम की एक चीज है, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंस है उस कंपाउंड की। कुछ जब हम रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे तो ध्यान से सुनो। एक्टिव मिथाइलिन के केस की बात कर लेता हूं। एक्टिव मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन, तो ध्यान से सुनो, एक्टिव मिथाइलिन क्या होता है। अगर CH2 से इधर जुड़ा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इधर भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो यहाँ पे जो ये एक्टिव मिथाइलिन का जो ये H होता है, ये H बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। ध्यान से सुनो क्यों। अगर मैं यहाँ पे H को निकाल दूं और यहाँ पे बना दूं क्या, माइनस, तो ये माइनस क्या है, इनके द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के थ्रू। बना दूं यहाँ पे, जैसे कि मैं बना दूं CHH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, या H ले लो सिंपली। तो होगा क्या, जैसे यहाँ पे माइनस बनेगा तो वो माइनस क्या होगा, स्टेबलाइज होगा इनके थ्रू। माइनस क्या होगा, स्टेबलाइज होगा इनके थ्रू। तो आप कहोगे कि ये आपका क्या है, एसिडिक H होता है। एक्टिव मिथाइलिन का जो H होता है काफी एसिडिक H होता है। समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रहा है। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। ये यहाँ पे जो ये H होंगे ये एसिडिक होंगे, क्योंकि निकालने के बाद में जो माइनस आएगा वो स्टेबलाइज होगा इनके थ्रू, ठीक है ना, स्टेबलाइज होगा इनके थ्रू। समझ में आ रहा है आपको। तो ये भी आपका एसिडिक H होंगे। कोई प्रॉब्लम, बोलो भाई, एनी प्रॉब्लम। चलो मैं और ले लेता हूं, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, ऐसे बना लेता हूं मैं CN को। तो देखो क्या है, जैसे आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ पे H निकालोगे, यहाँ पे आएगा माइनस, और वो माइनस क्या है, इसके थ्रू क्या है, स्टेबलाइज है। ये भी यहाँ पे माइनस R ग्रुप से स्टेबलाइज है, ये भी स्टेबलाइज है। तो क्या होगा, ये H भी आपके क्या होंगे, एसिडिक होंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। चलो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जहां पे हम एसिडिक और एसिडिक हाइड्रोजन को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में फिर हमारा ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे से आपका स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे मैं ले लूं वाटर और इसके साथ में HCl को रिएक्ट करा दूं, किसके साथ, इसको किसके साथ रिएक्ट करा दूं, HCl के साथ। तो ध्यान से देखना, अभी आपको दिख रहा है ये यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी Cl की, तो स्लाइटली माइनस स्लाइटली प्लस, और यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर क्या करेंगे, इसके ऊपर अटैक मारेंगे, ये Cl बाहर निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। तो ये देखो इलेक्ट्रोफिलिक साइड, न्यूक्लियोफिलिक साइड, तो होगा क्या, HOH यहाँ पे आ जाएगा प्लस, हाइड्रोनियम आयन बनेगा प्लस, Cl माइनस बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ये एसिड था, एसिड ने क्या करा, H प्लस दे दिया अपना, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है भाई। नेक्स्ट ले लो, जैसे कि ROH, ये है मेरे पास एल्कोहल, और यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ हाइड्रोनियम आयन। तो देखो हाइड्रोनियम आयन का जो H है काफी एसिडिक H होता है, और यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इस H को ले लेते हैं, और वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाता है, और इस एल्कोहल का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है। एल्कोहल का क्या हो जाता है, प्रोटोनेशन हो जाता है, H2O इसमें ऐसे बन जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या होता है, अब इस पे आप अगर कोई भी, अभी यहाँ से ये निकल जाता है सिंपली, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे R प्लस बन जाता है, और फिर इसके ऊपर आके कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक मार देता है ऐसे, और RNU बना लेता है। चीजें आपको समझ में आ रही होगी जी, बोलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, RCOOH ले लूं यहाँ पे, और H3O प्लस ले लूं, ठीक है। आप फिर से देखो, इसमें देखो कितना अच्छा, यहाँ पे जो इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम हो गई इस OH के कारण, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है इसे। तो होगा क्या, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो यहाँ से H लेगा इस एसिड से, और ये H2O अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे बनेगा RCOOH प्लस, और यहाँ पे आएगा OH। तो देखो अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई यहाँ पे, समझ में आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लो, आप ले लेते हैं हम नेक्स्ट RNH ले लेते हैं, और सॉरी RNH2 ले लेते हैं, और इसकी रिएक्शन कराते हैं OH माइनस के साथ। तो देखो माइनस है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा है तो एसिडिक H होगा,
ये इस पे अटैक मारेगा और ये यहाँ पे ऐसे जाएगा, ये बनेगा Rn माइनस NH माइनस बनेगा, ठीक है, और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। RNH माइनस बनेगा और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत, ठीक है। अगर मैं यहीं पे ले लूँ RNH2 RNHH और इस बार इसके साथ ले लूँ मैं HO, इस बार देख रहे हो ये ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पे जो N के पास लोन पेयर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे जाके अटैक मारेंगे और RNH3 प्लस बना लेगा, समझ में आ रहा है, और H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर लोगे। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या ये जो प्लस माइनस होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, क्या जो जिस पे प्लस होगा वो ही आपका न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव करेगा, ठीक है, या जहां पे डबल बॉन्ड होगा वही आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो कैसे कैसे होगा, तो ध्यान से सुनो। अभी हम आगे चलते हैं, हम यहाँ पे और वेरिएशंस ले लेते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे आपका होता है। अगर आपको लेक्चर में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है ना, आपको सब्सक्राइब करना बनता है। जैसे कि मैं ले लूं RCOCl और प्लस यहाँ पे ले लूं AlCl3, तो ध्यान से देखो, जो एल्यूमिनियम है उसके पास होता है वैकेंट ऑर्बिटल, बोरोन की फैमिली का है, तो Cl के पास जो लोन पेयर होंगे ये यहाँ पे लोन पेयर देगा और बना लेगा RCOCl, और इससे Al जुड़ेगा और Al के ऊपर Cl3, समझ में आ रहा है, और इस Cl के ऊपर आएगा प्लस साइन। एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, Cl के ऊपर प्लस साइन आएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर प्लस साइन आपका क्या होता है, स्टेबल नहीं होता, तो ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाया करता है, तो बनेगा क्या, ध्यान से देखो, आपका बनेगा RCO प्लस बनेगा, ठीक है ना। अब अगर मैं यहीं पे बेंजीन रिंग लेके आऊं तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ जाएगा और आपका इसका क्या हो जाएगा, CWR ग्रुप यहाँ पे आके आपका जुड़ जाएगा। एनी प्रॉब्लम, हाँ जी बोलो। तो यहां तक आपका जो एसिड बेस रिएक्शन था और जो भी बेसिक्स था, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म का, वो आपका खत्म हो चुका है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन रिएक्शन लेके आएंगे और एडिशन रिएक्शंस के यहाँ पे आपके काफी लेक्चर्स आएंगे और काफी डीपली हम वहां पे पढ़ेंगे, तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म को काफी डीपली पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जो नए लोग हैं यहाँ पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो ना भाई। इतना अच्छा हम कंटेंट दे रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है ना कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।